शुक्रवार के बाद शनिवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत पिछली कुंडली के दूसरे चैप्टर के साथ उपस्थित हूं, जहां मैंने कल इनकी कुंडली का एक लग्न कुंडली का एक अलग एपिसोड बना करके रखा हुआ था। उसी के साथ आज जब आप नवमांश कुंडली और मैं इनकी कुंडली में इन्होंने पूछी है बात मुझसे कि चंद्र कुंडली में से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि आपकी कुंडली में यहाँ पे अगर जब आप इसको लग्न में रखेंगे तो शनि जो है वो द्वितीय भाव में चले जाएंगे, मंगल जो है वो ऐसे करके बढ़ते जाएंगे सारे ग्रह, यानी कि लग्न में जो है वो चंद्रमा और केतु आ जाएंगे। तो ग्रहण के कारण व्यक्ति के स्वभाव में बहुत सारी चीज़ें ड्रामेटिकली बदलती हैं, मतलब रेगुलर कुछ ना कुछ होता रहता है। वो जीवन में हो, ये थॉट में हो या फिर विचारों में हो, कुछ ना कुछ स्वभाव में वो परिवर्तन देते रहते हैं और किसी एक स्टेप पे जाकर के रुकना बड़ा मुश्किल होता है। जहां आप कई बार स्वभाव से, जहां कई बार स्वास्थ्य से भी थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े परेशान होते हैं। मैं एक बात और भी कहता हूं कि चंद्रमा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं और उनका ठीक होना हमारे लिए बेहद आवश्यक होता है। अगर वो कमज़ोर हो जाते हैं तो कई चीज़ों को प्रभावित करने लगते हैं, जैसे मैंने कल सारी चीज़ें बता रखी। आपकी कुंडली जब नवांश देखते हैं तो अलहड़ तरीके से मैं अगर बात करूं तो सूर्य का यहाँ पे नीच हो जाना, यहाँ पे वो उच्चाभिलाषी थे, और चंद्रमा का यहाँ पे नीच का हो जाना और वहाँ वो 12वें का, वहाँ भी नीचाभिलाषी थे। मतलब यहाँ वो उच्चाभिलाषी और यहाँ पे नीच के हो गए, और यहाँ वो नीचाभिलाषी वृश्चिक राशि की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ वो टोटली हो गए। शनि, चंद्रमा और केतु तीनों का प्रभाव जन्म कुंडली के पंचम भाव पे बुध, मंगल और राहु के साथ बैठे हैं। इस वजह से कई बार क्रिएटिविटी होने के बावजूद व्यक्ति जो है वो कई बार अपने मिले हुए अवसर को छोड़ देता है, या कई बार वो अपने अवसर का समुचित लाभ नहीं उठा पाता। मैं एक बात आपको और भी कहूं जो आपको कहना चाहता हूं कि यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा अपने दाम्पत्य पे फोकस करने की आवश्यकता होगी, और दूसरे नंबर पे अपने आप को और भी ज्यादा उसमें समाने की आवश्यकता है। शुक्र उच्च के यहाँ पे बहुत अच्छी बात होगी, पर इसका एक नेगेटिव पक्ष ये रहेगा कि कई बार व्यक्ति उसमें संपूर्ण तरीके से दाम्पत्य में उतरता नहीं है, उसमें और भी ज्यादा एक कोमलता की आवश्यकता कह सकते हैं, या फिर उसमें और भी कशिश जो है वो उसके बरकरार रखने की आवश्यकता है। गुरु का द्वितीय भाव में बैठना, ये लॉन्गिविटी बहुत अच्छी बात, पर यहाँ के अधिपति का वृश्चिक राशि में बैठना, जिसके अधिपति मंगल उसे देख रहे हैं। द्वितीय भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शनि मंगल की राशि में, और मंगल यहाँ से बैठ करके उसे देख रहे हैं। द्वितीय भाव के अधिपति से मंगल का केंद्र में होना, यहाँ से भी 7वें होना, यहाँ से भी केंद्र में होना, ये द्वितीय भाव को कई बार जो है वो एक अलग तरीके का गर्माहट देता रहता है। दशमांश कुंडली से पहले अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे नीच का होना ये ठीक नहीं है, क्योंकि ये अष्टम भाव के अधिपति नीच के हुए हैं, जो आपके कई बार बने बनाए प्लेटफॉर्म को बिगाड़ने का काम करेंगे। सूर्य की दशा में वस्तुतः सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में है, 13 डिग्री के हैं, युवावस्था के हैं। चंद्रमा थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से रेगुलरिटी प्रभावित होती है। मंगल आपकी कुंडली में इरेगुलर वहां भी हो, और कई बार आपको जानबूझ करके ना करने के बावजूद भी कई बार गलतियां करवा देते हैं। बुध आपकी कुंडली में आपको एक नैरेटिव सेट करवा देते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा है, या कई बार बाहर के लोग आपके बारे में एक विशेष ही भाव बना देते हैं कि नहीं ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा ही, जो कि कई बार गलत अवधारणा होती है। गुरु आपकी कुंडली में आपको कन्विंसिंग और अनुभवी बना रहे हैं, और कई बार आपके जीवन में कई तरह के लोगों का, ये मैंने कल सारी चीजें बता रखी हैं। यहाँ पे भी अगर आप गुरु को देखेंगे तो कुंभ राशि के आपके पत्नी को एक अलग दृष्टिकोण देंगे। हो सकता है कि कई बार वो मिसमैच होता रहे, जिसके कारण कई बार एक डिस्प्यूट सा दिखता है। ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, लेकिन अब शनि की दशा है, ऐसा हो सकता है, इस वजह से इस पे ध्यान देने की बात है। हालांकि यहाँ पे भी शनि जो होते हैं वो लग्नेश होते हैं, और लग्नेश होकर के लाभ में बैठ करके वापस लग्न को देख रहे हैं, उसके ठीक पीछे नीच के सूर्य, ये ठीक नहीं होगा। और उस द्वितीय भाव में गुरु का बैठना कई बार सत्य बोलने वाला या सत्यभाषी हो जाने के कारण कई बार दुश्मन बना लेना, ऐसे विचार भी बनते हैं, ये नहीं होना चाहिए। शनि चंद्रमा का प्रभाव, विष दोष का प्रभाव कहीं यहाँ ना झेलना पड़ जाए, इस वजह से मैं समझता हूँ कि आपके बच्चे बड़े अच्छे और बेहतरीन खेल में जाने वाले, क्रिएटिव क्षेत्र से उनकी जो होते हैं वो प्रभाव विकसित होते देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात होती है, जैसे मैं कभी भी कमजोर नहीं कर सकता हूं। नवमांश कुंडली का सप्तमेश नीच का है, और उस पे बुध मंगल का प्रभाव राहु से भी प्रभावित, शनि के साथ बैठे हैं, लग्नेश सप्तमेश का योग यहाँ पे भी शुक्र और मंगल को आप जब देखेंगे तो शुक्र और मंगल
इन दोनों का भी संबंध बन रहा है, यानी कि चतुर्थ भाव सप्तम भाव के अधिपति शुक्र को मंगल ने देखा है। यहां पे भी सप्तम भाव के अधिपति चंद्रमा को मंगल ने देखा है। इसका मतलब यह होता है कि सप्तम भाव पे कहीं ना कहीं पाप ग्रह का प्रभाव है, क्योंकि शनि भी यहां देखे हैं और मंगल भी जन्म कुंडली में शुक्र को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि हमें उस पर फोकस करने की आवश्यकता है। डेली बेसिस का इनकम प्रभावित ना हो और आपका जो समाज है वो आपको कभी भी गलत तरीके से ना देखे, ये इस पे आपको ध्यान रखना चाहिए। उन लोगों के बारे में और उन लोगों के साथ अपने संबंध को कैसे कोरिलेट करना है, उसको कैसे और भी ज़्यादा डेवलप करना है, इस पे काम करने की आवश्यकता होगी। दशाओं के आधार पर अगर बात करूं तो आपकी कुंडली में सूर्य की दशा हमेशा अच्छी जाएगी, चंद्रमा की दशा 25% अच्छी जाएगी, लेकिन ग्रहण अगर नहीं होता तो और भी ज़्यादा अच्छी हो सकती थी। हालांकि उस पर गुरु का प्रभाव है, इस वजह से कम कम आपको जो मिलना चाहिए वो चंद्रमा की दशा में मिल जाए। अंतर प्रत्यंतर की भी बात करता हूं। मंगल की दशा आपकी कुंडली के लिए बेहतरीन होगी और आपकी कुंडली में वो 50% का परिणाम करेंगे। आपके प्रभाव, आपका व्यक्तित्व, आपके धन, आपके यश गुण, कीर्तिमान स्थापित करने का प्रभाव, आपको ऊर्जावान बना के रखना, आपके अंदर जो है वो होपफुली, अगर कहूं तो अल्टीमेटली बहुत अच्छी बात होगी कि मंगल और सूर्य का संबंध बन रहा है, ये अच्छी बात होगी। पर मैं समझता हूं कि उसमें बहुत सारे लोगों का आना नहीं होना चाहिए। बुध आपकी कुंडली के लिए मृतप्राय हो रहे हैं डिग्री में, क्योंकि वो 24 डिग्री के हैं तो वो नीचे हैं, तो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी कमजोर ना हो, भगवत भक्ति कम ना हो, अंदर से आप रेगुलर बदल ना रहे हो, जो एक मूर्तिमान सत्य होता है उस पर कभी भी आपके अंदर जो मूर्तिमान सत्य, जो पार ब्रह्म परमेश्वर आपके अंदर बैठा है, वो बार बार हिचकोले ना खाता हो, बार बार बदल ना रहा हो, और आप एक जो आपने जो नैरेटिव सेट कर रखा है कि मैं इस तरीके का व्यक्ति हूं, समाज के प्रति हो या फिर खुद के बारे में जो इमेज है वो बार बार बदलने वाली नहीं होनी चाहिए। इस पे काम करने की आवश्यकता है। गुरु जो है आपकी कुंडली में 100% हमेशा ही अच्छे परिणाम करेंगे, चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो आध्यात्मिक उन्नति के मामले में हो, चाहे वो ज्ञान के मामले में हो, चाहे वो सच्चाई और अच्छाई और बुराई और गलत या अच्छी चीजों के बारे में हो, आपको हमेशा ही आपकी सहायता करेंगे। और निश्चित रूप से इसमें वो परिणाम शून्य कभी भी नहीं है, हमेशा एक्टिव है। वो आपकी कुंडली में आपको धन देंगे, आपका करियर सेट करेंगे, आपके लाभ को दिखाएंगे, आपके मन को, आपके मस्तिष्क को, आपके प्रभावों को, आपके रिसर्च को, आपके कई सारे प्रभावों को बहुत ही अच्छे तरीके से आपके साथ वो नरिश करेंगे। शुक्र आपकी कुंडली में 25% का परिणाम देंगे, हालांकि आपकी कुंडली के लिए वो अच्छे नहीं होते। शनि भी आपकी कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते, इस वजह से इनकी दशाओं में न चाहते हुए भी मैं समझता हूं कि शनि की दशा में आपको भौतिकीय सुख तो मिल जाएगा, शुक्र की दशा में उससे ज्यादा। शुक्र और सूर्य अगर एक साथ नहीं होते, अगर वो अस्त हो जाते तो अभी खराब हो जाता, पर वो नहीं है, इस वजह से गनीमत है, और ये बहुत अच्छी बात समझता हूं मैं। उच्चके हैं भाई, ठीक है। वो शनि के बाद राहु और केतु आपकी कुंडली में 50-50% के साथ। हालांकि मैं एक बात और बता दूं कि एक सिद्धांत ये कहता है कि युवावस्था के ग्रह और षडबल में जो ग्रह बलवान होते हैं वो अपनी दशाओं में हमेशा ही अच्छे परिणाम देते हैं, यानी कि शुक्र, यानी कि शनि, यानी कि सूर्य और यानी कि राहु और केतु आपकी कुंडली के लिए कभी भी बुरे और गलत परिणाम दाता नहीं होंगे। क्लियर है? यानी कि कमजोरी कहां दिख रही है? एक तरफ चंद्रमा पे, दूसरे तरफ बुध पे, ये दो शुभ ग्रह, और तीसरे नंबर पे गुरु आपकी कुंडली में हमेशा अच्छे रहेंगे। पहले नंबर पे शुक्र, पहले नंबर पे गुरु, दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे सूर्य, दूसरे नंबर पे गुरु, तीसरे नंबर पे शुक्र, चौथे नंबर पे शनि। ये सब अच्छे अच्छे बन रहे हैं। शुक्र अगर बढ़िया डिग्री के होते, 29 के नहीं होते, तो और भी अच्छे वो परिणाम दे सकते थे, पर नहीं देने के बावजूद भी उनको देना ही होगा, क्योंकि इस कुंडली के लिए वो 12वें के अधिपति होने के साथ साथ सप्तम भाव के अधिपति होकर के द्वितीय भाव में दशम भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं। ये कंफ्यूज करेंगे थोड़े से, लेकिन फिर भी उनको देना ही होगा, क्योंकि वो मंगल से दृष्ट हो रहे हैं, ऊर्जा कारक ग्रह है, तो कहीं ना कहीं वो भौतिकीय क्षेत्रों में आपका वो प्रभाव कैसे देंगे। वो शुक्र जो है वो आपको थोड़े से विलासी बनाने का काम करेंगे और आपके पास फिजिकली आपको जो है वो स्ट्रांग रखेंगे, मजबूत रखेंगे। कई बार व्यक्ति को गुप्त रोग ना हो और गुप्त इंद्रियों में कोई परेशानी ना हो, मूत्र से संबंधित कोई समस्या ना हो, अल्सर आदि की समस्या ना हो, नाभि का क्षेत्र प्रभावित ना हो, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अब मैं आपको आपकी कुंडली के दशमांश पे लेके आता हूं। व्यापार करिए, बहुत अच्छा होगा। यहां भी चंद्रमा नीच के हैं, इस वजह से इरेगुलर हो सकते हैं। मंगल यहां भी है, ये जन्म कुंडली में आपके लाभ के अधिपति होकर के धन भाव में बैठे हैं, और धन भाव के अधिपति 12 में। जुड़ करके काम करिए, लोगों से बाहर का ऑर्डर पहले पूरा करिए। आपकी कुंडली के हिसाब से 6 तारीख यानी कि 6 अंक अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली के हिसाब से
उत्तर दिशा अच्छी रहेगी। मंगलवार और बुधवार का दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपकी कुंडली के लिए कर्क राशि अच्छी होगी, मीन राशि अच्छी होगी। आपकी कुंडली के लिए वृषभ राशि थोड़ी बहुत सामान्यतः अच्छी होगी। हालांकि आपकी कुंडली के लिए सूर्य की पूजा, सूर्य की उपासना आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगी। आत्मकारक ग्रह के रूप में आपकी कुंडली में बनेंगे शुक्र, जिसकी दशा आपके लिए लाभदायक होगी क्योंकि वो षडबल में बलवान है। मैंने जो बात पीछे कही थी कि कई बार षडबल में जो ग्रह बलवान हो, क्योंकि वो उच्च के हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, तो यश, कीर्ति, मान, सम्मान आदि दे देते हैं। पुत्र का प्रेम, पुत्री का प्रेम, दाम्पत्य का प्रेम, सुख का, ये सब आपको शुक्र देने वाले बना देंगे। मैंने यही बात की थी कि इस वजह से उनको देना होगा क्योंकि वो षडबल में बलवान है। बाकी अवस्थागत गुरु, सूर्य, शनि, ये सब अच्छे बन रहे हैं। राहु और केतु की दशा में भी विशेष चिंता की बात नहीं है, तो ठीक है। राहु और केतु आपकी कुंडली में जो बैठे हैं वो अश्विनी नक्षत्र के बैठे हैं 6 डिग्री के कुमार अवस्था में, लेकिन शत्रु के राशि में बैठे हैं। इस वजह से शत्रुओं का आगमन आपके जीवन में होता रहेगा और उसका एक कारण ये होगा, जो प्रधान कारण है, कि चंद्रमा चित्रा के बैठे थे। इस कारण से होती हैं चीजें। डिलडॉल होता है, शरीर भरा पूरा होता है और व्यक्ति जो है वो कई बार बहुत ही स्ट्रेट चलता है और उस पर किसी भी तरीके से कोई बाहर से देख करके आपको कोई भी पता नहीं चलता कि आप कितने कामुक हैं और कितने प्रेमी हैं। ये कोई भी पता नहीं लगा सकता, पर वस्तुतः वो अंदर की बात है। ये आपकी कुंडली है। षडबल में सूर्य सबसे ज्यादा कमजोर और शुक्र सबसे ज्यादा बलवान। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भौतिकता में लिप्सा, जागृत बहुत ज्यादा दिन तक न रहे। हालांकि अब शनि आ गए हैं, आपको बहुत सुधार देंगे और इतनी मार मारेंगे आपको, मतलब मार मारने का मतलब मेरा क्या है कि इतनी ठुकाई करेंगे। वो कैसे? इतना ठोकेंगे। ठोकने का मतलब क्या है कि आपको आपकी परिस्थिति से सामना करवा देंगे। सच्चाई और जो गलत चीजें हैं इसमें आपको भेद अब पता चलेगा कि वस्तुतः सच्चे मायने में आपका साथी कौन था, सच्चे मायने में आपके साथ चिरंतनता से रहने वाला कौन था। वस्तुतः आपको ये अभी तक एहसास नहीं हुआ है, लेकिन अब हो जाएगा क्योंकि ये शनि की दशा का प्रभाव रहेगा। बाकी की चीजों के मामले में आपकी कुंडली में शुक्र के पास हमेशा बल रहेगा, गुरु के पास हमेशा बल रहेगा। एक संततिवान भी कई बार होने के योग देख रहा हूं। आपका कम्युनिकेशन और भी बेहतर हो सकता है जब आप इरिटेट ना होंगे, तो आपकी वाणी अच्छी हो सकती है। दरअसल आप बोलते हैं पर कई बार आपको बोलने नहीं दिया जाता है। संतान का सुख आपकी कुंडली में है, इसके लिए कोई भी समस्या मैं नहीं महसूस कर रहा हूं और निस्संदेह आपकी कुंडली में भाग्य का लाभ हमेशा आपकी संतति के आने के बाद और भी बढ़े, इसके भी संकेत हैं। आपकी कुंडली के आधार पे आप पंक्चुअल हैं, ऊर्जावान हैं। कोई भी चीज आपके जीवन में जो आप चाहते हैं वो नहीं मिले, ऐसा कभी भी नहीं होगा, वो मिल जाएगा। थोड़े बहुत विलंब के साथ आपके जीवन में तकनीक का असर भी रहेगा, आप तकनीक के जानकार भी होंगे। वाणी अच्छी है और यश, कीर्ति जो आप चाहते हैं, जो आपके पिता जो छोड़ जाएंगे या पिता जो पूरा नहीं कर पाएंगे, आप उसको पूरा कर लेंगे। बस काफी। आपके पीछे और आपके पास आपके छोटे भाई का सहयोग और बड़े भाई का लाभ, ये दोनों ही आपके जीवन में मिलेगा। कुटुंबजनों में कई बार थोड़ी बहुत मशक्कत देखने को मिल सकती है, पर वस्तुतः उनका सुख भी है। दाम्पत्य ठीक है, उस पर और भी थोड़े बहुत काम करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूं। बस कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। नक्षत्र के आधार पर बता दूं आपकी कुंडली में कौन कौन से नक्षत्रों में अनुराधा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आपकी कुंडली में चित्रा ठीक नहीं है, कोई भी काम चित्रा में ना करिएगा, दान पुण्य धार्मिक कृत्य आदि। आपके लिए मंगलवार का दिन अच्छा रहेगा। दक्षिण दिशा या उत्तर दिशा, क्षमा करें, दक्षिण दिशा नहीं, उत्तर दिशा बहुत अच्छी रहेगी। राशियां मैंने बताई। आपकी कुंडली में धनु, मेष, मिथुन और तुला, इन लोगों से बचने की बात होगी। आपकी कुंडली के आधार पर रेवती अच्छा रहे, अश्विनी अच्छा रहे, अनुराधा अच्छा रहे, मृगशिरा अच्छा रहे, पूर्वा भाद्रपद नहीं, उत्तरा भाद्रपद ये अच्छा रहे। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में पुष्य और पुनर्वसु अच्छे रहे। ये नक्षत्र कुछ भी काम करने के लिए अच्छे रहे। दिन मैंने बताया मंगलवार और बुधवार। धन कमाने के लिए आपको जो है वो पश्चिम दिशा की तरफ जाना चाहिए या फिर उत्तर दिशा की तरफ, ये दोनों ही दिशाएं आपके लिए अच्छी रहेंगी। कोई भी कारोबार स्थापित करना हो, आप कर्क राशि के जितने भी वर्ण हैं या कन्या राशि के वो अक्षर आपके लिए लाभदायक हो सकते हैं। अब क्या बताऊं,
संबंध आपकी कुंडली में अच्छे बने हैं। यहाँ केंद्र में 2-2 शुभ ग्रह का होना यहाँ थोड़ा सा कमजोर होता है। जो नुकसान दाम्पत्य में आने के बाद हुआ है वो वैसे ही पूरा हुआ है जैसे ही व्यक्ति के जीवन में संतति आई है। क्लैरिटी, एकदम क्लैरिफिकेशन के साथ ये बात बोल रहा हूं और बहुत ही मजबूती से। पर आपको व्यापार ज्यादा बढ़िया रहे। विशेषतः आपकी कुंडली में मैं सूर्य से संबंधित कोई भी कारोबार आपको करना हमेशा लाभदायक रहेगा। बाकी भी चीजें अगर आप कर रहे होंगे तो अभी की स्थिति के हिसाब से आपको शनि का कारोबार या शनि से संबंधित कोई भी कारोबार, पेट्रोल डीजल सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर, कोयला से संबंधित, खादान से संबंधित, पत्थरों का कारोबार, तकनीक से जुड़ करके, इंटरनेशनली आप जुड़ करके आदान प्रदान और शेयर वगैरह से संबंधित क्षेत्रों में कुछ भी आप करते हो, एक बार विचार भी करना चाहें तो बिल्कुल कर लीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।